हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10 का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10 का, जो 19 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना। इस वीकली टेस्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते हो, इसको किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या बोलते हैं? प्रश्न को पहले समझिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति, जो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, चाहे वो पुरुष हो, उसके लिए समान अधिकारों में विश्वास करता है, तो या तो वो पुरुष होगा या तो महिला को जो भी बात पे विश्वास करेगा, तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? जो मर्द और औरत के समान अधिकारों पर विश्वास करे। ऑप्शंस क्या है? साम्यवादी, समाजवादी, नारीवादी या संप्रदायवादी। तो याद रखिएगा, नारीवादी बोला गया है। क्या बोला गया? नारीवादी। तो नारीवादी ऐसे विचारधारा को बोलते हैं जो औरतों या मर्दों के समान अधिकारों या अवसरों पर विश्वास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नारीवादी आंदोलन का क्या लक्ष्य होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ऐसा एक आंदोलन या एक ऐसा विचारधारा जिसमें मर्द और स्त्री के समान अधिकार पर विश्वास रखता है। मैंने क्या बोला? समान अधिकार पे। तो देखो, यहां पे आपको मिलेगा समानता, तो ना कि स्वतंत्रता, भागीदारी या सत्ता, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये समान अवसर पर विश्वास रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से न्यूनतम में रखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे? देखिए, उच्चतम यानी कि सबसे ऊपर एक जाति, फिर उससे थोड़ा सा उसके नीचे एक जाति, फिर उससे नीचे एक जाति, फिर उससे एक नीचे जाति। तो ये जो है ना, इस रूपरेखा को क्या बोलेंगे? तो इसे बोला गया जाति पदानुक्रम। जाति पदानुक्रम यानी कि जाति का पद के अनुसार जो है एक रचना में, एक लाइन में बांट देना, यही क्या कहलाएगा? जाति पदानुक्रम। तो एक सीढ़ीनुमा संरचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम यानी कि सबसे उच्च जाति से सबसे निम्न जाति में रखा गया है, जिसे क्या कहा गया? जाति पदानुक्रम कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, महिला को समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं? यानी कि समाज में जो महिलाओं की जो बराबरी है, उस मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? नारीवादी आंदोलन, जो कि महिला और पुरुष के बराबरी में विश्वास रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? ऑप्शंस क्या है? धर्म प्रधान, हिंदू, मुस्लिम या धर्मनिरपेक्ष। तो देखिएगा, संविधान के हिसाब से भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक धर्म को प्रायिकता नहीं दिया गया, बहुलता नहीं दिया गया। यानी सभी धर्म क्या है यहाँ पे आपका समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है। देखिएगा, प्रश्न कितना अच्छा है कि धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? तो ऑप्शंस क्या है? धन पर आधारित, सरकार पर आधारित, समुदाय पर आधार पर या सांप्रदायिकता पर आधार पर। तो देखिए, जहां पे धर्म को आगे रखा जाता है ना, जहां पे धर्म को आगे रखा जाता है उसको बोलेंगे सांप्रदायिकता। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता। तो ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर ही यह माना गया है कि धर्म जो है वो सामाजिक समुदाय का काम करता है। यानी कि जो समाज में जो जातिवाद का जो बंटवारा है कि सबसे ऊंचा जाति, उसके बाद नीचा जाति, फिर उसके नीचे जाति, तो ये कहीं ना कहीं धर्म करता है। जी हाँ, यही बात जो है वो क्या बोलता है? सांप्रदायिकता बोलता है, जो धर्म के आधार पर समुदाय को बांटने का या समुदाय को बनाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो देखिए, धर्म के आधार पर अगर देखा जाए ना, तो जो राजनीतिक गोलाबंदी है, यानी कि राजनीति को जो पकड़ के रखा है ना धर्म के आधार पर, जैसे अगर कोई हिंदू है तो ज्यादातर हिंदू को ही वोट देने का काम करेगा, जो मुसलमान है वो हमेशा मुसलमान को ही वोट देने का काम करता है। तो जो धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा नाम है ना, वो क्या बोलेंगे? राजनीतिक गोलाबंदी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन
किस देश में है? देखिए, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो आपने देखा होगा भारत में सामाजिक विभाजन है वो जाति के आधार पर। आपने देखा होगा ST SC OBC है ना, जनरल, तो यह है भारत में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे तो अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका कि लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? लिंग के विभाजन का। तो लिंग देखिए, लिंग दो तरह के होते हैं, एक तो स्त्री और दूसरा क्या होता है? पुरुष। तो यानी कि समाज का स्त्री और पुरुष में, या आप बोलोगे पुरुषों में और महिलाओं के बीच में जो विभाजन होगा, इसे ही लिंग विभाजन कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न 11 नंबर का कि इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? यानी कि पारिवारिक मामला है। ऑप्शंस क्या है? विवाह और तलाक, तो देखिए ये पारिवारिक मामला है। गोद लेना, ये भी एक पारिवारिक मामला है। उत्तराधिकारी, ये भी एक पारिवारिक मामला है, क्योंकि आपका जो जमीन है, आपका जो संपत्ति, वो किसको जाएगा? ये आप ही जो है पूरा का पूरा काम करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये जो सभी है, चाहे आप विवाह का बात करो, तलाक का बात करो, गोद लेना बात करो या उत्तराधिकारी बात करो, ये सभी के सभी क्या आपके एक पारिवारिक मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, देख सकते हो कि भारत समाज माना जाता है। भारतीय समाज कैसा माना जाता है? एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भातृसत्तात्मक समाज। देखिए यहाँ पे वर्ड को तोड़िएगा। एक क्या है? मातृ माने माता, सत्तात्मक यानी कि जहां पे माता हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा समाज है ना, वो कैसा होना चाहिए? जिसमें माताओं का पावर होना चाहिए। दूसरा क्या? एक पितृसत्तात्मक, यानी कि यहाँ पे जो पावरफुल है ना, जो घर का जो शासन या जो बागडर होगा, वो पुरुषों के हाथ में होगा। जी हाँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो है माता, जो हमारे पिताजी होते हैं ना, ये घर के मुखिया हुआ करते हैं। यानी कि भारत का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक क्या है? आपका समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, देख सकते हो प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड? अगर मैं प्रश्न पे बात करूं, देखो क्या है कि पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो आपने देखा होगा कि समाज में महिलाओं का जो पिछड़ापन है, या जो भागीदारी ना के बराबर है, तो उस भागीदारी को पुख्ता करने के लिए, ज्यादा मात्रा में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने कुछ सीटों का आरक्षण किया है। अब ये सीटें क्या है? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट, यानी कि 1/3 सीट जो है वो चुनाव के लिए आरक्षण कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक 3 सीटों में से जो 1 सीट होगा उसमें महिला की दावेदारी रहेगी, महिलाओं का भागीदारी रहेगा। तो 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, चाहे पंचायत चुनाव का बात करो या नगर पालिका चुनाव का बात करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव का कि भारत किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शंस क्या? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त सभी। तो देखिए जब ये तीनों रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक भी है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है और एक कल्याणकारी राज्य भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग क्या करेंगे? कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। तो देखोगा सब्जेक्टिव प्रश्नों पे सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पे है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो जब पुरुषों एवं स्त्रियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता बोलेंगे। यानी कि जब स्त्री और पुरुष में जो 2 प्रकार के लिंग है हमारे, स्त्री और पुरुष, जब उसमें भेदभाव किया जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? लैंगिक असमानता बोलते हैं। अगला क्या है? 3 प्रकार के समाज विषमताओं के नाम लिखें। तो देखिए समाज में 3 प्रकार की विषमता है, उसमें से पहला हो गया लिंग, यानी कि आपके लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री के आधार पर समाज को बांट दिया जाता है। दूसरा देखोगे धर्म के आधार पर, और तीसरा क्या है? जाति के आधार पर। तो समाज में 3 प्रकार की विषमताएं होती हैं जिसमें समाज का विभाजन होता है। तो पहला लिंग, दूसरा धर्म और तीसरा क्या हो गया? आपका जाति। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? देखिए भारत की विधायिका यानी कि विधानसभा में बात किया जा रहा है, तो देखिएगा भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की गिनती 10% से भी कम है, यानी कि अभी हमारे वर्तमान समय में जो सांसद हैं हमारे, उनकी जो संख्या है केवल 10% है। यानी कि आप देखोगे ना तो 543 या 45 जो सीटें हैं उनमें से केवल 10% जो सीटें हैं वो हमारी महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पितृ प्रधान शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो पितृ प्रधान का जो हम लोगों ने बात किया कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो इसका मतलब क्या? तो देखोगे आंसर, तो पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ होता है पिता की प्रधानता या शासन। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व एवं ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक का बात किया जाता है, ये कहीं ना कहीं पुरुषों को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वैल्यू देने के लिए किया जाता है। आगे देखोगे तो अगला प्रश्न है आपका कि पारिवारिक कानून क्या होता है? तो विवाह,
तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून को पारिवारिक कानून कहते हैं। परंतु भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून व्यवस्था की गई है, क्योंकि सभी धर्मों का मानना और उनका जो है अपना अपना जो है मानने का तरीका, इसलिए सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है। लेकिन जो परिवार से जुड़ा जो कानून होगा उसे क्या बोलेंगे? पारिवारिक कानून बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि आपका शहरीकरण किसे कहते हैं? तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है, यानी कि लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से भागकर जब वो शहरों में बस जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? शहरीकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न है आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूं तो क्या है कि हमारी सामाजिक शांति तथा सौहार्द को कौन भंग करता है? हमारी जो सामाजिक शांति और जो सौहार्द है उसे कौन भंग करता है? तो हमारी सामाजिक शांति और सौहार्द को आपसी जातिवाद, झगड़े, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्र हिंसा एवं वंशानुगत शत्रुता भंग करता है और देश में अशांति लाता है, जिससे राष्ट्र एकता को हानि पहुंचती है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो धर्म भाषा के आधार पर किसी राज्य में रहने वाले लोगों का वह समूह जो बहुमत या बहुसंख्यक में कम होते हैं, यानी कि जिनका वोटर कम है, जिनकी संख्या कम है, उसे क्या बोला गया? अल्पसंख्यक कहा गया, जिसे माइनॉरिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नारीवादी किसे बोलते हैं? तो समाज के वे लोग जो महिला और पुरुषों के समान अधिकारों एवं अवसरों में विश्वास रखते हैं, उसे नारीवादी कहा गया है। अगला क्या, सांप्रदायिक किसे कहते हैं? तो अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो वह राज्य जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलेंगे। जहां पे सभी धर्म समान हो और कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी धर्म मान सकता है, उसे उसका प्रचार कर सकते, उसका प्रसार कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न देखोगे, प्रश्न है आपका, जातिवाद किसे बोलेंगे? प्रश्न क्या आपका, देखोगे यहाँ पे तो जातिवाद किसे बोलेंगे? तो क्या आंसर कि समाज में जाति के आधार पर उच्च एवं निम्न जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभाव को पूर्ण रवैये जातिवाद कहलाता है, यानी कि जो समाज में ऊंचा नीचा में जो बटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? जातिवाद बोलेंगे। अगला देखोगे प्रश्न पे बात करेंगे, तो प्रश्न आपका ये प्रश्न है आपका, श्रम का लैंगिक विभाजन से आप क्या तात्पर्य है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। जिसमें एक मानसिकता बनाए कि घर के अंदर का सारा काम महिला करेगा, बाहर का काम पुरुष करेगा, तो इसी को बोला गया है जो है आपका श्रम का लैंगिक विभाजन। अगला क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है? तो विभिन्न जाति समूह का समाज में पदानुक्रम को वर्ण व्यवस्था बोलेंगे। तो जो पद का वह है कि जो सबसे ऊपर एक जात होगा, उसके नीचे उससे, उसके नीचे उससे, तो ये जो आपका पदक्रम बना हुआ इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? जो समाज का पदानुक्रम या वर्ण व्यवस्था लोग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो किसी राज्य में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को समान रूप से मत देने का अधिकार है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलेंगे। इनका 18 साल से या 18 साल के ऊपर जो भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनको वोट देने का अधिकार है, उनके वोट का वैल्यू भी एक प्रकार है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। अगला क्या, अनुसूचित जातियां का क्या तात्पर्य है? तो वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जाति से अलग और अछूत मानी जाती हैं, उन्हें दलित भी कहते हैं, तथा जिनकी अपेक्षित विकास नहीं होता है उसे अनुसूचित जनजाति बोलेंगे। देखिए पहला क्या है, जो हिंदू समाज की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो हम लोगों ने एक पदानुक्रम देखा, जो उसमें जो उच्च जाति से अलग जो सबसे निम्न जाति जो अछूत माना जाता है उसे दलित भी बोलेंगे, और जिनकी अपेक्षित विकास जो है बाकी धर्मों से सबसे कम हुआ, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुसूचित जातियां हम लोग बोलते हैं। क्या क्लियर है? तो ये टोटल कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको करवा दिया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।